सबको लगता है क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि क्रिकेट भारत का सबसे सक्सेसफुल अटेंशन बिजनेस है, जिससे साल का लगभग 10,000 करोड़ रुपए कमाया जाता है। एक ऐसा बिजनेस जो बैट और बॉल से नहीं, करोड़ों लोगों के अटेंशन से चलता है। और शायद इसीलिए आज एडवर्टाइजमेंट एक्टर से ज्यादा क्रिकेटर्स करते हैं। क्या सच में ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन है या फिर मॉडर्न सेलिब्रिटीज? आज लाखों बच्चे बस एक ही सपना देखते हैं, क्रिकेटर बनने का। क्या सच में उन्हें क्रिकेट से लगाव है या फिर उस वायरल स्टारडम की भूख जहां एक आम इंसान रातों रात एक नेशनल सनसनी बन जाता है, जहां एक क्रिकेटर का हेयर स्टाइल, उसकी शादी, उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट तक नेशनल डिस्कशन बन जाती है। कोई भी खेल खेल भावना से खेला जाता है, जबकि इंडिया में क्रिकेट खेल कम, जंग का मैदान ज्यादा बना दिया जाता है। A few words exchanged between Yuvraj and Flintoff. That's huge. That is a biggie. It's out of here. क्योंकि अगर क्रिकेट वाकई सिर्फ एक खेल है तो फिर हम उन ओलंपिक मेडल विनर्स को केवल कुछ ही हफ्तों में क्यों भूल जाते हैं, जिनके मैचेस तक को टीवी पर लाइव दिखाना जरूरी नहीं समझा जाता। सच बताना, आप में से कितने लोगों ने नीरज चोपड़ा का वो फाइनल थ्रो या फिर विनेश फोगाट का वो दाव लाइव देखा था? हाँ, ये जरूर देखा होगा जब आरसीबी ने 18 साल बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी। पर क्या आपको ये याद है कि उसी सेलिब्रेशन के चक्कर में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। उसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। देखो, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट भारत में अब सिर्फ एक खेल है, बल्कि धीरे धीरे एक रिलीजन बन चुका है, जहां स्टेडियम मंदिर की तरह, प्लेयर्स भगवान की तरह और फैंस भक्तों की तरह। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट गलत है, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स खत्म हो गए। लेकिन जब एक चीज के पास इतना अटेंशन, इतना पैसा, इतना सेलिब्रिटी पावर और इतना इमोशनल कंट्रोल आ जाए, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज हम यहाँ क्रिकेट की तारीफ या उसकी बुराई नहीं करेंगे, हम बस एक काम करेंगे, पोस्टमार्टम। एक ऐसे इकोसिस्टम का जहां अटेंशन है, एडिक्शन है, ब्लाइंड हीरो वर्शिप के साथ अरबों खरबों रुपए का एक हिडन बिजनेस। और अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो अनकंफर्टेबल होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो शायद इस चैनल की सबसे अनकंफर्टेबल वीडियो होगी, क्योंकि इस बार सवाल पैसों का नहीं होगा, इंसान की अच्छाई का होगा। एक ऐसी दुनिया का पोस्टमार्टम जहां लोग खुद पैसा देते हैं और देने के बाद थैंक यू भी बोलते हैं। पर फिलहाल स्वागत है आपका अटेंशन के इस मैदान में। अब एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आपको क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता और कोई आपसे आकर अचानक पूछे कि इस क्रिकेट का असली प्रोडक्ट क्या है। शायद आप कहेंगे बैट, बॉल, रन्स, विकेट्स या फिर प्लेयर्स और उनके बीच में होने वाले मैचेस। और जाहिर सी बात है कि किसी भी नॉर्मल स्पोर्ट का प्रोडक्ट होना भी यही चाहिए। पर क्या सच में ऐसा है? सोचिए, जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो उस सेंचुरी के बाद पैसे किस किस को मिलते हैं? विराट कोहली को, उनकी टीम को, मैच दिखाने वाले ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को, एडवर्टाइजर्स को, सबसे ज्यादा बीसीसीआई को, इवन उन फैंटेसी एप्स को जहां लोग टीम्स बनाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि न्यूज चैनल, और कहीं ना कहीं बुक चलाने वालों को भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है? क्या ये उन चौकोर छक्कों से निकल रहा है या फिर उन करोड़ों लोगों की जेब और उनके स्क्रीन टाइम से, जो अपना सारा जरूरी काम धंधा छोड़कर सिर्फ टीवी के सामने आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं? सोचने वाली बात है कि एक कंपनी किसी बड़े क्रिकेटर को करोड़ों रुपए क्यों देगी? क्या कोई कवर ड्राइव सीखना है या बैटिंग टिप्स लेनी है? नहीं ना। असल में ये कंपनी इतना पैसा देकर खरीदती है अटेंशन, आपका, मेरा और हमारा वो ट्रस्ट, जिससे हम इन्फ्लुएंस हो सके। क्योंकि बिजनेस का एक बहुत पुराना नियम है, इफ यू विल नॉट पे फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। इमेजिन करो, वो हर ओवर के बाद केवल कुछ ही सेकंड्स का एड ब्रेक, जो आपको रिलैक्स देने के लिए नहीं बल्कि करोड़ों कमाने का एक विंडो होता है, जहां सिर्फ एक 10 सेकंड की एड चलाने की कीमत लगभग 15 लाख से 18 लाख होती है। यानी हर एक सिंगल सेकंड की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए। क्योंकि स्पॉन्सर्स को ये क्लियर समझ आ गया था कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन ऑयल या फिर रियल एस्टेट नहीं, बल्कि हमारा अटेंशन है। क्रिकेट का जन्म भारत में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के गांव हैम्बल्डन से हुई थी। शुरुआत में ये कोई आम लोगों का नहीं, बल्कि बच्चों का एक गुल्ली डंडा हुआ करता था, जिसका बैट आज के समय जैसा नहीं, कुछ ऐसा हुआ करता था। उस समय अंडर आर्म बॉलिंग चला करती थी, जैसे अक्सर हम बच्चों को उस प्लास्टिक वाली बॉल से खिलाते हैं। फिर साल 1721 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज ट्रेड करने के इरादे से गुजरात के इस इलाके खंबत में आकर रुकता है, जिसे उस समय कैम्बे के नाम से जाना जाता था। उस दौर में ट्रेड करना इतना आसान नहीं था, बल्कि माल की लोडिंग,
अनलोडिंग और लोकल राजाओं से परमिशन लेने में हफ्तों का वक्त लग जाता था। अब अपनी इस बोर्डम को दूर करने के लिए वो जहाज से कुछ लकड़ी के डंडे और चमड़े की एक सख्त सी बॉल निकालते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। इस पूरे किस्से का जिक्र रॉबर्ट डाउनिंग ने अपनी डायरी में भी लिखा था, जो 1737 में पब्लिश हुई थी। उसने लिखा था कि कैसे उन्होंने कैम्बे के तट पर 2 हफ्ते बिताए और रोज अपनी सेहत और मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेला। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हम इंडियंस को सबसे पहले क्रिकेट के बारे में पता चला। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप लोग आज तक नहीं जानते होंगे, आज जिस रणजी ट्रॉफी को हर इंडियन क्रिकेटर अपने करियर का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट मानता है, उसका नाम साल 1934 में महाराजा रणजीत सिंह जडेजा के नाम पर रखा गया था। एक ऐसे इंडियन प्रिंस जिन्होंने इंग्लैंड की टीम में रहते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट तक खेला। अब क्रिकेट भारत में तो आ चुका था, पर वो तब भी देश की पहचान नहीं बना था, क्योंकि उस दौर में इंडिया की असली पहचान हॉकी हुआ करती थी। हॉकी के लेजेंड्स घर घर में जाने जाते थे और ओलंपिक्स में भी मेडल्स आते थे। फिर आता है साल 1983, लंदन का वो लॉर्ड्स मैदान। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप उठाया। एक ऐसा देश जो हर चीज में खुद को पीछे समझता था, उसे अचानक लगने लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी दुनिया को हरा सकते हैं। अब लोगों में क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट खेलने का मोटिवेशन तो आया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ये इमोशन, ऑब्सेशन और एडिक्शन बनना बाकी था। क्योंकि उस वक्त जब देश की पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी, तब हर दिन घंटों टीवी के सामने बैठना किसी की प्रायोरिटी नहीं थी। फिर 90s का दौर आते ही क्रिकेट में एंट्री होती है एक 16 साल के लड़के की, सचिन रमेश तेंदुलकर। और जैसे हर रिलीजन को एक आइकन चाहिए होता है, क्रिकेट को भी अपना वो आइकन मिल चुका था। और जब बात धर्म की आती है तो लॉजिक खिड़की से बाहर कूद जाता है। जो लोग 364 दिन जात पात, राजनीति और भेदभाव में उलझे रहते थे, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन अचानक से सब कुछ भुलाकर कट्टर इंडियन कैसे बन जाते हैं। देखो, साइकोलॉजी में इसे इन ग्रुप ट्राइबलिज्म कहते हैं। यानी जब सामने कोई बड़ा दुश्मन दिखता है तो हमारा दिमाग सारे अंदरूनी झगड़े भुलाकर एक ग्रुप बना लेता है। और अगर ग्रुपिज्म की साइकोलॉजी को समझना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप। सोफे पे बैठकर चिप्स चबाते हुए ऐसे चीयर्स करते हैं जैसे हमसे बड़ा तो कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता। और जब बात देश की डेवलपमेंट की आती है, तब वो देशभक्ति अचानक साइलेंस मोड में चली जाती है। और उस वक्त हम सोफे से उठना तो छोड़ो, ये कहते नजर आते हैं, ब्रो मैं तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और ना सारी चीजों को। ब्रो आई एम आर्टिस्ट ब्रो। लोग पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, यहां तक कि टोटके करने लगते हैं कि अगर मैं अपनी जगह से हिला तो कोहली आउट हो जाएगा। इस अंधे धर्म के पीछे अरबों रुपए का बाजार पहले से तैयार था, बस उसे कैश इन करने के लिए एक फाइनल ट्रिगर चाहिए था। और साल 2008 में वो ट्रिगर बना आईपीएल। जो क्रिकेट पहले सिर्फ एक दिन भर चलने वाला एक थकाऊ गेम लगता था, अब वो 3 घंटे के लिए एक हाई एनर्जी एंटरटेनमेंट शो बन गया, जिसमें क्रिकेट के साथ बॉलीवुड का ग्लैमर और कॉर्पोरेट बिजनेस भी जुड़ गया। अब मैदान पर चलने वाले हर एक ओवर, हर एक बॉल और यहां तक कि प्लेयर की जर्सी और कैप पर लगे छोटे से छोटे लोगों की भी बोलियां लगने लगी। और इसकी शुरुआत असल में 1997 में हो चुकी थी, जब सचिन ने एक सिंगल ब्रांड डील के लिए 31 करोड़ लिए। ये उस वक्त का इंडिया का पहला ऐसा स्पोर्ट्स डील था जहां एक स्पोर्ट्स पर्सन को खेलने के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग करने के लिए इतना पैसा दिया जा रहा था, जो शायद बहुत से एक्टर्स को कई महीने की एक्टिंग के बाद भी नहीं मिलता। मतलब जो काम एक कलाकार का होता है वो अब क्रिकेटर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि शायद क्रिकेट का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा हो गया है कि हम इन क्रिकेटर्स को ही भगवान मान बैठे हैं और इनके कहने से पानी से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, जिसका सीधा फायदा उस ब्रांड को जाता है, जो फिर उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन स्टार बन चुके क्रिकेटर्स को देने लगते हैं। आज के समय में विराट कोहली की वैल्यूएशन लगभग 3500 करोड़ की है। मतलब एक क्रिकेटर की वैल्यू एक मल्टीनेशनल कंपनी से ज्यादा है। अब ये तो समझ आता है कि वो कंपनी हमें कोई प्रोडक्ट बेचती है तब वो इतना बड़ा बनती है, लेकिन ये क्या बेच रहे हैं? एंटरटेनमेंट। पर वो तो शायद एक मूवी का काम होता है ना। और ये सचिन या कोहली की गलती नहीं है, क्योंकि उनका खेल सच में ग्रेट था और हमारे देश के लिए खेलने के लिए हर प्रोफेशन की तरह उन्हें भी फीस मिलती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि फिर देश के लिए तो हॉकी और फुटबॉल वाले भी खेलते हैं, फिर उन्हें इतनी फीस क्यों नहीं मिलती? क्यों हम उन खिलाड़ियों का नाम तक नहीं जानते? क्या हम क्रिकेटर से आज इसलिए प्यार करते हैं कि वो ग्रेट हैं, या इसलिए कि इंडिया में कुछ दशकों पहले एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया गया जिसमें क्रिकेट हीरोज को वर्शिप करना नॉर्मल बना दिया गया, जहां अपने फेवरेट क्रिकेटर की एक झलक पाने या एक टच के लिए स्टेडियम की सिक्योरिटी तक तोड़ देते हैं। जेल जाना मंजूर होता है, बस आइडल से मिलना नहीं छूटना चाहिए। बीसीसीआई जो टेक्निकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस पर सरकार का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, एक ऐसी चैरिटी जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल इनकम थी लगभग
10,000 करोड़ रुपए, और इसमें से लगभग 5,600 करोड़ तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के आईपीएल से कमा लिए। अब सोचिए, जो संस्था साल का 10,000 करोड़ रुपए कमाती है, वो कोर्ट में खड़े होकर सीना ठोक कर आर्ग्यू करती है हमसे टैक्स मत लो, हम तो बस एक खेल को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब धंधा पूरा कॉर्पोरेट वाला, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आई तो हम तो गरीब है जी। मैं गरीब हूँ। 2022 से लेके 27 के आईपीएल मीडिया राइट्स डील की वैल्यू 48,390 करोड़ है, जो पर मैच वैल्यू में एनएफएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन गई है। जबकि दूसरी तरफ हमारा 2025 से लेके 26 तक का पूरा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बजट लगभग 3794 करोड़ है। मतलब इसमें A to Z सारे गेम आ गए। सोचो कहां लगता है ये पैसा? क्या देश की डेवलपमेंट में लगता है? और अगर नहीं तो यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतने पैसे का होगा क्या? क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी हमारा देश का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और आम इंसान पर महंगाई के बोझ के साथ साथ इनकम घटती जा रही है। लेकिन हम क्रिकेट के दीवाने, या यूं कहिए कि हम इंडियंस तो विश्व में बस अंधे विश्वास के लिए जाने जाते हैं, और एक बार जिसके हो गए तो बस हो गए, क्योंकि हमारा अपना तो कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं कि अपनी खुद की सोच का सही इस्तेमाल करें। और लॉजिक और सेंस वो क्या है? और बीसीसीआई जो इतना कमाता है, गवर्नमेंट को जवाब तक नहीं देता। अब सोचो, जो क्रिकेटर्स आईपीएल में खेलते हैं या जो बीसीसीआई का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, क्या उन्हें पता है कि उनका गेम असल में एक गैम्बलिंग इकोसिस्टम को फीड कर रहा है? और अगर पता है तो क्या किया फिर उन्होंने? वो एड्स में आकर कहते हैं तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, तब तक मैं एक काम कर लेता हूं। और कभी कभी तो गुटखा और तंबाकू जैसे ब्रांड्स को प्रमोट करते नजर आते हैं। और हम और आप जो इसे केवल एक एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, अपना नुकसान भी कर रहे हैं और इन सबकी जेबें भी भर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है ये क्रिकेटर कम और सेल्समैन ज्यादा बन चुके हैं। एक समय था जब लोग सिर्फ मैच देखते थे, आज प्रिडिक्ट करते हैं। देखो, यहां मैं ये तो क्लियर नहीं करूंगा कि क्रिकेट ने सट्टे को बढ़ावा दिया, क्योंकि इन लोगों को बस हार और जीत पे पैसा लगाने का एक बहाना चाहिए, जो आज इलेक्शन में भी खूब दबा के चलता है। और बीसीसीआई जिसने इसे प्रमोट किया और पैसे छापे, वो कहते हैं कि असल में फैंटेसी गेमिंग लीगल था जब डील हुई। रूल्स तो गवर्नमेंट बनाती है, बीसीसीआई थोड़े ही ना। आपको पता भी है, अगर आपका नुकसान होता है तो उसमें कोई शामिल नहीं होता, और अगर आप गलती से जीत गए या कमा गए तो गवर्नमेंट अब आपसे अपना हिस्सा टैक्स के रूप में जरूर ले लेगी। हाँ, वो अलग बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद इसे बंद कर दिया गया। क्या ये क्रिकेट की सक्सेस है या फिर बाकी दूसरे स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशनल फेलियर? क्योंकि फुटबॉल जो पूरे वर्ल्ड में एक बुखार की तरह है, क्यों हम उसमें इतना पीछे हैं? और याद है 2021 का वो टोक्यो ओलंपिक्स, जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता, जो भारत के लिए ओलंपिक्स में पहला इंडिविजुअल गोल्ड था। सच बताना, कितने लोगों ने लाइव देखा था वो थ्रो? अब सोचो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता तो कितने लोग देखते? मिलियंस में या मल्टी मिलियंस में? असल में फर्क क्रिकेट की पॉपुलैरिटी नहीं, ये मीडिया कवरेज का फर्क है। आज इंडिया के पास ओलंपिक्स में गिने चुने तो मेडल्स हैं, और उन खिलाड़ियों को मिलता ही क्या है? एक पुअर स्पोर्ट्स बजट के अलावा। क्रिकेट की तरह ना वो डील्स मिलते हैं, ना वो फेम। इवन कुछ दिनों के बाद हम उनकी शक्ल तक भूलने लग जाते हैं। जबकि बाकी दुनिया की टॉप कंट्रीज के पास 1000 से ऊपर मेडल्स हैं, और अकेले यूएसए की बात करें तो 3000 से ज्यादा हैं। जाहिर है यहाँ उनको अच्छी सुविधा मिलती है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन में पार्ट करते हैं। अब हमारे नेताजी यहाँ अमेरिका से वो कंपैरिजन क्यों नहीं करते? 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए बीसीसीआई ने 8.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक जेस्चर के तौर पर इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को डोनेट कर दिए थे, जो उनकी एक मैच की ब्रॉडकास्ट इनकम के 6% से भी कम था। मतलब सिर्फ एक मैच की ब्रॉडकास्टिंग से बीसीसीआई लगभग 130 करोड़ रुपए कमाता है। इंडिया में आज फॉर्मल और इनफॉर्मल मिला के 40,000 से ज्यादा क्रिकेट अकेडमीज हैं, जहां लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, केवल एक ही सपने के साथ, सिर्फ उस प्लेइंग 11 में जाना है। इनमें 10 लाख फिर कोई ना कोई अकेडमी ज्वाइन करते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। और बीसीसीआई हर साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है कुछ 30 से 35 खिलाड़ियों को, जो कि इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। जैसे टॉप वाले को मिलते हैं साल के 7 करोड़, तो बाकियों को फिर 3, 2 और 1 मिलते हैं। अब इनमें वो भी शामिल हैं जो ऑलरेडी टीम में खेल रहे हैं, तो कुछ वो भी हैं जो एक्स्ट्राज में बैठते हैं। सोचो कंपटीशन कितना टफ है, क्योंकि मैक्सिमम 5 से 7 वो लोग होंगे जिन्हें पहली बार एंट्री मिलेगी, और फिर भी ये जरूरी नहीं कि आपको डेब्यू करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आज की डेट में क्रिकेटर बनने से आसान शायद देश का प्रधानमंत्री बनना हो, क्योंकि यहाँ सक्सेस रेट 0.0001 से भी कम है, जबकि पीएम बनने का सपना शायद बहुत कम लोग देखते हैं। जब एक बच्चा 8-9 साल का होता है और उसे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो ऑप्शंस दिखने चाहिए हॉकी, एथलेटिक्स, शूटिंग, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन और रेसलिंग। लेकिन वो ओनली क्रिकेट देखता है, क्योंकि पैसा और स्टारडम क्रिकेट में है।
अगर क्रिकेट नहीं खेला तो कौन देखेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन जानेगा। आज जब एक साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीतता है तो उसकी न्यूज केवल 1 मिनट के लिए आती होगी, जबकि अगर एक क्रिकेटर मैन ऑफ द सीरीज बन जाए तो उसका चेहरा हर न्यूज चैनल, हर बिलबोर्ड, हर व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक स्टोरीज तक लग जाता है। और शायद यही वजह है कि जहां बाकी कंट्रीज अदर स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स में इतने मेडल्स लाते हैं और हम अच्छे से परफॉर्म तक नहीं कर पाते। सोचो, जब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है तब वो मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, वो एक मास हेलुसिनेशन होता है। मीडिया 15 दिन पहले से वॉर, ब्लड लाइन और दुश्मन जैसे वर्ड यूज करता है। पता है क्यों? क्योंकि टीआरपी कभी भी खेल भावना से नहीं आती, वो आती है डर और नफरत से। इसीलिए न्यूरो साइंस में कंसेप्ट है डोपामिन लूप। जब आपकी वो हमारी कही जाने वाली टीम मैच जीतती है तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिसे साइकोलॉजी में बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी कहते हैं। मतलब रियल प्लेजर मिलता है आपको, जबकि आपने तो कुछ किया भी नहीं, सिर्फ उस मैच को अपनी अटेंशन देने के अलावा। लेकिन आपका ब्रेन वो आपको ऐसे फील कराता है जैसे आपने खुद कुछ बहुत बड़ा अचीव किया हो। वहीं जब इंडिया हारता है तो वो ही डोपामिन अब ड्रॉप होता है। अब आपको रियल पेन और रियल सैडनेस फील होती है, हमारा ईगो तक हर्ट हो जाता है। और अगर आपको ईगो को अच्छे से समझना है तो हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने अल जजीरा को बताया, जब लोग अपनी आइडेंटिटी डीपली किसी टीम से जोड़ते हैं तो अब लॉस सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, वो आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। मतलब क्रिकेट हारना उनके लिए अब खुद हारने जैसा बन जाता है। इसीलिए उस वक्त हमें सिर्फ बुरा ही नहीं लगता, हम एग्रेसिव भी हो जाते हैं। घर वालों की जरूरी बातों पे हम डिसएग्री करने लगते हैं। इवन कई बार तो इतने भड़क जाते हैं कि लड़ने लग जाते हैं और खाना तक नहीं खाते। उस वक्त हम ये तक भूल जाते हैं कि हमारी रियल लाइफ में कितनी भसड़ मची हुई है। और सबसे बड़ा भ्रम पता है क्या हमारा? जब इंडिया जीतता है तो एक आम आदमी को ऐसे लगने लगता है जैसे उसने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया हो और आज का चिकन डिनर तो वो लाहौर में ही करेगा, जबकि असल में वो आम आदमी रियल लाइफ में कंप्लीटली पावरलेस है। ना उसके घर की कोई परेशानियां कम हुई, ना उसे कोई अवार्ड मिला, पर क्रिकेट और अपने उन हीरोज के लिए वो एक पावर ट्रिप फील करता है। ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन हो चुका है कि आप सिर्फ फैन ही नहीं रहते, धीरे धीरे एडिक्ट, इन्फ्लुएंस्ड और अंधभक्त बन जाते हैं। पता है, कभी कभी सबसे मुश्किल सवाल उन चीजों पर पूछने पड़ते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। जय हिंद।